Hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट साइटोस्केलेटन और वो लास्ट टॉपिक था आप लोग के यूनिट 2 का अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अनदर वेरी टू इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स विच आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि सेल का पावर हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करती है वो सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को वही चीज़ बहुत अच्छे से समझाने वाली भी हूँ और बहुत अच्छे से आप लोग के लिए नोट्स भी प्रिपेयर करके लाई हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो पहले आप लोग को यही सब चीज़ें लिखनी है, जैसे लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वैसे ही आप लोग लिखोगे। चलो जल्दी से रीड आउट करते हैं और समझते हैं क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया are large cell organelle popularly known as powerhouse of the cell where major part of the energy of aerobic respiration is released in the form of ATP molecules. Now first चीज mitochondria word जो है that is plural word, सिंगुलर में हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ सेल्स में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रियन भी हो सकता है, कुछ सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड को स्प्लिट करा जाए तो ये दो वर्ड्स से मिल के बने हुए हैं जो कि ग्रीक के वर्ड है। फर्स्ट है माइटोस विच मीन्स थ्रेड एंड सेकेंड वन इज कॉन्ड्रियन विच मीन्स ग्रेन। अब थ्रेड और ग्रेन इससे क्या सेंस बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप रहता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहता है। अकॉर्डिंग टू सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया कैन चेंज देयर शेप, कहीं पे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं तो कहीं वो ग्रेन लाइक या ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनका जो शेप शिफ्टिंग पावर है उस हिसाब से इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया है। और ये बहुत लार्ज सेल ऑर्गेनेल होते हैं। पॉपुलरली इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही वो जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। डन। देन डिस्कवरी का अगर बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है डिस्कवरी। माइटोकॉन्ड्रियन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट बॉन कॉलिकर इन 1857। सबसे पहले एल्बर्ट बॉन कॉलिकर 1857 में माइटोकॉन्ड्रियन को ऑब्जर्व किए थे। और कहाँ ऑब्जर्व किए थे, तो वो ऑब्जर्व किए थे मसल सेल्स में। और कैसा दिखा था उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया उनको, एज अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। एज अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर उनको मसल सेल्स में दिखाई दे माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सार्कोजम रख दिया। सार्को वर्ड इज रिलेटेड विथ मसल, तो मसल सेल में देखा इसीलिए इसका नाम सार्कोजोम उन्होंने रख दिया। किन्होंने, कॉलिकर ने। और अगर आप लोग को लगे कि मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस में देखा था क्या, तो नहीं बेटा, इन्होंने देखा था इन द मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स। डन। देन 1894 में और एक साइंटिस्ट आए आल्टमैन, जिन्होंने सार्कोजोम वर्ड को रिप्लेस कर दिया विथ बायोब्लास्ट। एंड एट लास्ट 1897 में बेंडा कॉइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु कॉइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, देन द आंसर इज बेंडा। And then in 1967 it was discovered that mitochondria contain ribosome। माइटोकॉन्ड्रिया में उसके खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे जहां हम लोग प्रूफ करेंगे दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। अब क्यों बोला जाता है, क्या इसका मतलब है, ये सब तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। बट इतना जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डन इतना तक। देन नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दोगे अपनी कॉपी में, नंबर, शेप एंड साइज। ओके, तो अगर नंबर का बात करें, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरीज। हर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है।
इन जनरल अगर बोलूं तो नंबर ऑफ mitochondria is directly proportional to the metabolic activity of the cell. दैट मीन्स जिस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी उस सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, एंड वाइस वर्सा जिस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे. जनरली एनिमल सेल्स हैव हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लांट सेल्स. और यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में. दैट इज क्लोरेला विच इज़ एन algae कंटेन्स ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रियन पर सेल. याद रखनी है ये चीज़. अगर किडनी सेल में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया 300 to 400 होता है. हेपेटिक सेल यानी लीवर सेल में 500 to 1000, जेंट अमोइबा में 50,000, एंड इन फ्लाइट मसल सेल्स दैट मीन्स बर्ड्स जो उड़ सकते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हैं, उनके केस में अगर देखें तो अबाउट 5 लाख माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट. ओके, देन अगर शेप का बात करें तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही ये बात कर ली थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो कोई परफेक्ट एकदम नहीं रहता, इट इज़ वेरिएबल. कॉमनली अगर देखा जाए तो इट इज़ सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर. ऑल्सो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सॉसेज शेप. आप लोग ने देखा होगा सॉसेज एक खाने का आइटम है, वो भी एक सिलेंड्रिकल टाइप का ही रहता है. तो जेनरली माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सॉसेज शेप्ड वर्ड यूज़ किया जाता है. बट अगर ईस्ट में देखा जाए तो वो स्पेरिकल शेप का है. इवन माइटोकॉन्ड्रियल शेप फिलामेंटस भी हो सकता है, क्लब शेप, रैकेट शेप्ड और वेसिकुलर. ओके, देन अगर साइज का बात किया जाए तो साइज भी माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज़्यादा वेरिएबल है. इनफैक्ट नंबर, शेप एंड साइज तीनों ही अगर हम देखें तो वो वेरिएबल रहते हैं इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इन मोस्ट सेल्स द वीथ रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट. वीथ अगर देखेंगे तो वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 0.05 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर. बट लेंथ जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो वेरी करता है, that is from 1.5 to 10 micrometer. Okay, and even in case of Rana pipens, again it is a scientific name, you have to underline it separately. Rana pipens में अगर हम देखें तो उनके oocytes में बहुत लंबे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं जिनका लेंथ अबाउट 20 to 40 माइक्रोमीटर रहता है. ओके, ये सब डाटा आप लोग को याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आएंगे. ओके बेटा, देन नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दोगे केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं. ओके, फर्स्ट है प्रोटीन 60 to 70%, लिपिड्स 25 to 35%, RNA 5 to 7%, DNA स्मॉल अमाउंट, मिनरल ट्रेसेस मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, and kinds of enzymes, then more than 60 different type of enzymes are present in the mitochondria. Okay, then there is lifespan. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का लाइफ स्पान देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 days इज द लाइफ स्पान. उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं दे गेट रिप्लेस्ड बाय न्यू माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, दे आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल. मतलब कंटिन्यूसली माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होते रहता है, एंड एक माइटोकॉन्ड्रियल सेल फिर डिवाइड करेगा, 2 नए बना देगा, फिर सेम इसी हिसाब से जैसे सेल डिवीजन चलते जाता है वैसे ये लोग फॉर्म होते जाएंगे कंटिन्यूसली आफ्टर ईच 5 to 10 days. डन इतना तक. नेक्स्ट बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आप लोग हेडिंग दे देना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अपने कॉपी में. ओके, सो फर्स्ट हम ये सब पॉइंट्स पढ़ें उससे पहले लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है. दैट मीन्स इट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन. एक है आउटर लेयर एंड इनसाइड इट इज द इनर लेयर. अब अगर इनर लेयर को आप लोग देखोगे तो इनर लेयर इज नॉट स्मूथ, रेदर इट इज फोल्डेड इनटू मेनी प्रोजेक्शंस और फोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी. दिस फोल्डिंग्स जो कि इंटरनल या इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसको बोला जाता है क्रिस्टी.
ओके ये डायग्राम में हम रिटर्न बैक करेंगे। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को अपने हाथ से ड्रॉ करके डायग्राम प्रॉपरली सब चीज़ों को समझाऊँ। तो आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करो डायग्राम को, और हम बहुत अच्छे से अभी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। ओके सो वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है बेटा? तो पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। याद रखना है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और बिकॉज ये एटीपी प्रोड्यूस करता है इसीलिए ये सेल का पावर हाउस है। ओके नाउ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो सपोज दिस इज द सेल, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। ओके यहाँ लेबलिंग कर देते हैं, ये है सेल, और ये सेल के अंदर वाला जो स्पेस है दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके नाउ दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनसाइड इट इनर मेम्ब्रेन है। बट माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ नॉट स्मूथ, रेदर यहाँ पे बहुत सारे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिस फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टी। ओके दिस इज क्रिस्टी। द फोल्डिंग्स और द प्रोजेक्शंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टी। डन इतना तक? अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस को हम बोल देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। डन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है, जैसे सेल के अंदर जो स्पेस होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है उसको हम बोल देंगे मैट्रिक्स। सो दिस इनसाइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज मैट्रिक्स। डन, समझ आ गया? सेल, सेल का साइटोप्लाज्म, देन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल सेल ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस, रेदर इट हैज मेनी इनफोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रिस्टी। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है दैट इज मैट्रिक्स। डन इतना तक? नाउ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बाहर से, मतलब हम लोग ने खाना खाया, अगर हम खाना खा रहे हैं दैट मीन्स ग्लूकोज इज प्रोड्यूस। नाउ दिस ग्लूकोज एंटर्स टू ईच एंड एवरी सेल। अब ग्लूकोज एंटर किया सेल में और वो पहुंच गया सेल के साइटोप्लाज्म में। डन। नाउ ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। नाउ इनसाइड द साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू फॉर्म पायरुवेट। पायरुवेट भी बोलते हैं, पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। पायरुवेट कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? तो इट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दैट मीन्स ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब पायरुवेट में ब्रेक हो रहा है, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। तभी तो 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन इक्वल्स टू 6 कार्बन बनेगा। समझ आया? नाउ ये जो प्रोसेस हो रहा है इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म पायरुवेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा बहुत तो ये सब आपने +2 में पढ़ा भी होगा, और अभी आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आई थिंक डिटेली ये सब चीज़ दिया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब के बारे में आप डिटेल भी पढ़ोगे। बट अभी के लिए इतना जानना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और उसमें ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल विच इज ऑफ 3 कार्बन। डन। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में देयर इज रिलीज ऑफ एटीपी। डन। बट ये जो एटीपी यहाँ पे रिलीज हो रहा है दैट इज नॉट सो मच सफिशियंट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। डन। नाउ इसके लिए क्या होगा, अनदर एक साइकिल चलता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं चलेगा बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा। उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इसको टीसीए साइकिल भी बोला जाता है बेटा। नाउ क्रेब्स साइकिल में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में जो ये पायरुवेट प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ये पायरुवेट ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चले जाएंगे। अब मैट्रिक्स में अगर चले गए, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं।
Yes. तो this pyruvate will get transported to the matrix of mitochondria by the help of oxygen. अब यहाँ पे आ गया है पायरुवेट मॉलिक्यूल. ओके, नाउ ये पायरुवेट जैसे ही मैट्रिक्स में पहुंच जाता है, इट अंडरगोज द क्रेब्स साइकिल एंड इट विल नाउ गेट ब्रेक डाउन इनटू CO2 प्लस ATP. CO2 एंड ATP में ब्रेक डाउन कर जाएगा. डन. अब CO2 तो सेल के बाहर चले जा रहा है. ओके, नाउ ये ATP जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस्ड होगा. कितना ATP प्रोड्यूस्ड होगा? तो 1 ATP प्रोड्यूस्ड होगा. बट अगेन दिस ATP इज नॉट सो मच सफिशिएंट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. ये जो ATP है वो इमीडिएट एनर्जी सप्लाई के लिए फॉर्म होता है. जनरली अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में तो सिर्फ एक ATP ही रिलीज हुआ, तो 38 ATP कैसे हुआ बेटा? तो यहाँ जो एक ATP रिलीज होता है वो इमीडिएट एनर्जी सप्लाई के लिए रिलीज होता है. क्रेब्स साइकिल में along with CO2 and ATP ऑल्सो रिलीज होते हैं NADH and FADH2. NADH and FADH2. CO2 ATP तो रिलीज हो रहा है, बट उसके साथ ऑल्सो रिलीज होते हैं NADH एंड FADH2. और ये NADH एंड FADH आगे जाके ब्रेक होके ATP फॉर्म करते हैं. एक NADH मॉलिक्यूल अबाउट 3 ATP रिलीज करता है और एक FADH2 मॉलिक्यूल अबाउट 2 ATP रिलीज करता है. अब क्या होता है नेक्स्ट चीज कि ये जो क्रिस्टी प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्डिंग्स हैं क्रिस्टी, इनमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं. सीरीज ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टी. ओके, और ये सीरीज ऑफ एंजाइम्स मिल के एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली में क्या है? सीरीज ऑफ एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन क्रिस्टी. तो ये जो NADH एंड FADH2 फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल, ये लोग मूव कर जाएंगे इन द ETS, और ETS में जाने के बाद दे विल ब्रेक डाउन, दे विल रिलीज ATP इन वेरी हाई क्वांटिटी. बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ATP रिलीज करेंगे ये लोग, और एज अ रिजल्ट लास्ट में हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज 38 ATP रिलीज करता है सेल में एंटर करने के बाद. फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में कुछ रिलीज होते हैं, देन क्रेब्स साइकिल में रिलीज होते हैं, एंड देन मेजर अमाउंट ऑफ ATP इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ETS. ओके, ऑल्सो अगर हम देखें तो क्रिस्टी जो है यानी इनर मेम्ब्रेन के जो इनफोल्डिंग्स हैं वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, ऐसे बल्ब जैसे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द सृष्टि. पूरे सृष्टि में ऐसे पार्टिकल्स कवर होके रहते हैं. इनको बोला जाता है ऑक्सीजोम. इनके बारे में और आगे मैं अभी बताऊंगी, बस अभी याद रख लो, इनको बोला जाता है ऑक्सीजोम. बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये ऑक्सीजोम के पास प्रेजेंट होता है ATP सिंथेज एंजाइम. तो ये ATP सिंथेस ही एक्चुअली में ATP सिंथेसिस करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. जब ये NADH एंड FADH2 एंटर करते हैं ETS साइकिल में, तो ETS साइकिल के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं बेटा. जनरली उसके 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के रहते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. 4 कॉम्प्लेक्स रहते हैं, प्लस लास्ट में और एक कॉम्प्लेक्स रहता है जिसको कि एक्चुअली में ऑक्सीजोम ही फॉर्म करता है. तो ETS का लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज ऑक्सीजोम, नंबर 5 वाला. मेन 4 कॉम्प्लेक्स रहते हैं प्लस ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम को कॉम्प्लेक्स 5 बोल के कंसिडर किया जाता है. तो ऑक्सीजोम के पास ATP सिंथेज एंजाइम रहते हैं जो कि अल्टीमेटली ATP सिंथेसिस करते हैं. तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं. एंड मेजर रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा है. रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हो? दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को यूज करके हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का. तो यहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया गया है और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का प्रोडक्शन हुआ है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हुए. ओके, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ आई है. मे भी थोड़ा यहाँ पे क्लमजी लग रहा होगा जो भी चीज़ें मैंने लिखी है, बट पॉइंट टू पॉइंट अगर आप सुनते गए हो मैंने जो जो बात बोली है तो आप लोग को आई होप ये चीज़ें समझ आई है. ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये आप लोग को समझने के लिए इतना सब कुछ मैंने समझाया है. डन. अब 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और फिर हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे.
ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा है देखो, माइटोकॉन्ड्रियन हैज टू मेम्ब्रेन्स एज फॉलो, दो मेम्ब्रेन होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रानस ऑर्गेनेल है। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय अ माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, that is outer membrane and inner membrane, each 60 to 75 angstrom thick। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, और दोनों मेम्ब्रेन का नाम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों का थिकनेस कितना है, 60 टू 75 एंगस्ट्रॉम, और दोनों मेम्ब्रेन को मिला के हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप। डन। Both the membranes come in contact with each other at some points known as adhesion sites or contact zone। अब जो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों ऐसे तो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं हमेशा, बट कुछ कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं जहां पे वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं। उन पॉइंट्स को कांटेक्ट जोन या एडहेशन साइट्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों वो दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ प्रोटीन इंपोर्ट, लिपिड एक्सचेंज एंड मेंटेनिंग द होल आर्किटेक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी एक्सचेंज करने के लिए, लिपिड एक्सचेंज करने के लिए, प्रोटीन एक्सचेंज करने के लिए, प्रोटीन इंपोर्ट करने के लिए, ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ कॉन्टेक्ट पॉइंट्स रहते हैं। डन। देन नेक्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ containing 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड एंड फ्यूअर मेम्ब्रेन एंजाइम। आउटर मेम्ब्रेन का बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन में तो कोई फोल्डिंग्स नहीं रहता, कंटिन्यूअस स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें 60% प्रोटीन की मात्रा है एंड 40% लिपिड की मात्रा है, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। नाउ it also contain integral protein called porins which form channels so that solutes and metabolites are permeable। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ इंटीग्रल मतलब होता है इंटरनल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम है पोरिन्स। क्या बोली, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जिनका नाम है पोरिन, जिनका काम है कि वो ऐसे चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं so that solutes and metabolites can enter or exit through the outer membrane। डन। देन लास्ट पॉइंट जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ए माइटोकॉन्ड्रियन विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीटोप्लास्ट, जस्ट लाइक अ सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है मीटोप्लास्ट। सेम, जो सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। डन, कंप्लीटेड। ये चीज हम समझ चुके हैं। ये डायग्राम और एक बार बताऊंगी, उससे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, इनर मेम्ब्रेन। नाउ इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल or selectively permeable, consisting of high protein content that is 80% and low lipid content that is 20%। दैट मीन्स बेटा, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन का बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ऐसा नहीं है कि आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमिएबल रहता है, बट इट इज रिलेटिवली हाई परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं कुछ प्रोटीन चैनल जिसको हम पोरिन्स बोल रहे हैं, जिसमें से वाटर, आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये सब इजीली पास कर सकते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमिएबल है। अगर इनर मेम्ब्रेन का बात करें तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अलाउ करेगी टू एंटर एंड एग्जिट। और अगर हम लोग परसेंटेज का बात करें तो जैसे आउटर मेम्ब्रेन में 60-40 परसेंटेज था, यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट वेरी हाई है 80% और लिपिड इज ओनली 20%। एंड इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मोर देन 150 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब होगा एंजाइम, मतलब बहुत सारे 150 डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन। The inner membrane has two surfaces, outer cytosol or C phase and inner matrix और M phase। तो हमने अभी ही स्ट्रक्चर का बात किया कि आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है दैट इज मैट्रिक्स। तो उस हिसाब से इनर मेम्ब्रेन के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है जो बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है, उस चेहरे को हम बोल देंगे सी फेस, और एक चेहरा जो अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ फेस कर रहा है, उस फेस को हम बोल देंगे एम फेस।
Done. The inner membrane has a number of finger-like infoldings towards the inner side or matrix known as cristae. तो इनर मेम्ब्रेन तो स्मूथ नहीं है लाइक आउटर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं. और क्रिस्टी क्यों प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब, इतना डिजाइनिंग क्यों हुआ है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. Done. Next, the cristae bears numerous stalked tennis racket-like particles known as oxysomes. ये और होगा, ठीक है, ऑफ नहीं. और F0 F1 particles और elementary particles और Fernandez-Moran particles. तो जैसे कि मैंने वो वाले डायग्राम में जो ड्रॉ किया उसमें भी आप लोग को बताया था कि इनर मेम्ब्रेन जो है, क्रिस्टी जो है, उसमें अंदर की तरफ ऐसे बहुत बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. मतलब ओवरऑल पूरे ही क्रिस्टी में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं. टेनिस रैकेट जैसे होता है. अगर मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर इलोंगेटेड करके ड्रॉ करूं तो दिस इज द स्ट्रक्चर. टेनिस रैकेट लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिनको बोला जाता है ऑक्सीजोम. ओके. और ये ऑक्सीजोम का ये जो हिस्सा है ये होगा F1 और ये होता है F0. F1 हिस्सा है, F0 हिस्सा है. ये हिस्सा को हम बोलते हैं हेड, दिस इज स्टॉक एंड दिस इज बेस. सब ऑक्सीजम में हेड, बेस एंड स्टॉक पार्ट प्रेजेंट होता है. हेड को F1 बोलते हैं, बेस को F0 बोलते हैं. इसीलिए ऑक्सीजोम का दूसरा नाम F0 F1 पार्टिकल है. एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोला जाता है और इनको फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम 1961 में फर्नांडेज एंड मोरन ने रिपोर्ट किया था. डन, समझ आया इतना तक? ओके. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. अगर ये डायग्राम हम देखेंगे, ये डायग्राम आप लोग को ड्रॉ नहीं करना है. इसके बाद और एक डायग्राम दिखाऊंगी, वो डायग्राम आप अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग्स है उसको हम क्रिस्टी बोलेंगे. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अब इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको बोलेंगे मैट्रिक्स. डन. अब इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम बोलेंगे ऑक्सीजोम्स. ऑक्सीजोम्स के पास प्रेजेंट रहता है एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी सिंथेसिस करता है. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद के डीएनए प्रेजेंट होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल में है, समझो इस चीज को. वो सेल का अपना तो राइबोसोम होगा. यूकैरियोटिक सेल में कितने वाले राइबोसोम होते हैं? एटीएस वाले राइबोसोम होते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल में खुद का एटीएस राइबोसोम है. उसके पास सेल का जो न्यूक्लियस है उसके पास अपना डीएनए भी होगा. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल के पास कैसा डीएनए होता है बेटा? लीनियर डीएनए, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ये सब यूकैरियोटिक सेल के पास है. बट उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि नहीं, मैं अपने पास अपना राइबोसोम और अपना डीएनए भी रखूंगा. कौन से वाले राइबोसोम? 70S वाले राइबोसोम. कौन सा डीएनए? तो सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. सेमी मतलब क्या? हाफ. ऑटोनोमस मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप लोग देखो, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है प्राइवेट कॉलेज. गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में उसके अपने रूल्स होते हैं. वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता है. तो ऑटोनोमस मतलब होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे. तो सेमी ऑटोनोमस मतलब हाफली ये खुद का काम खुद कर रहा है क्योंकि इसके पास खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम है. तो ये खुद का काम आधा खुद करता है बट सब कुछ नहीं कर पाता. आधे के लिए ये सेल के ऊपर भी डिपेंडेंट है. डन. और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल जो है, क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है. दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट. अब वो क्यों है, कैसे बना, वो सब हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के वही चीज के बारे में है, तो अभी उतना डीपली नहीं जाएंगे इस चीज पे. एक्सेप्ट दैट माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं. डन इतना तक? ना आप लोग को कॉपी में जो डायग्राम करना है दैट इज दिस वन. ये डायग्राम नंबर ए वाला डायग्राम आप लोग कॉपी में करोगे. ओके. नाउ सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है सब चीज.
देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं और उसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, आउटर चैम्बर लिखा है, अंदर वाला स्पेस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, तो मैट्रिक्स में है 70S राइबोसोम, फिर डीएनए मॉलिक्यूल, और एम्प्टी डीएनए क्यों लिखा है, एम्प्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये। यूकैरियोटिक सेल का अपना न्यूक्लियस के पास डीएनए है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। देन क्या प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल या फिर F0 F1 पार्टिकल बोल लो, देख लो कैसे, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, और वो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में रहता है। क्रिस्टी मतलब इंटरनल फोल्डिंग्स जो है इनर मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन में दिखाया है, बट वो ऑल ओवर द क्रिस्टी हर जगह प्रेजेंट रहता है। ओके, एक्सेप्ट दैट बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डन। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है नंबर सी स्ट्रक्चर, दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल, या फिर जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, या फिर फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। ओके, हेड पार्ट है, हेड पार्ट को हम लोग F1 बोलते हैं। स्टॉक, बेस, बेस इज F0। ओके, हेड का डायमीटर दिया हुआ है देखो 9 to 10 नैनोमीटर, स्टॉक का लेंथ इज 3 to 5 नैनोमीटर एंड बेस का 11 माइक्रोमीटर। ओके, तो ऑक्सीजोम का ये डायग्राम भी आप लोग कॉपी में कर सकते हो, ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लिखना है, आप सिंपली ऑक्सीजोम का कर दो, हेड स्टॉक बेस मेंशन कर दो, ठीक है। और मैंने बोला कि ऑक्सीजोम के पास एक एंजाइम रहता है एटीपी सिंथेज। अब वो कहाँ रहता है एग्जैक्टली, तो वो हेड रीजन में रहता है। हेड रीजन ऑफ ऑक्सीजोम कंटेन्स एटीपी सिंथेज एंजाइम विच विल लीड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। समझ आया। और नंबर बी वाला डायग्राम जो है, नंबर बी इज इनर मेम्ब्रेन विथ ऑक्सीजोम। यहाँ पे लिखा है देखो, नंबर बी क्या डिनोट कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन विथ ऑक्सीजोम। मतलब पहले मैं ये सब चीज रब करती हूँ और नंबर बी वाला डायग्राम बस एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, नाउ नंबर बी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन लिया गया है कंप्लीट और चीजों को बताया गया है कैसे अरेंजमेंट रहता है बोल के। नाउ देखो यहाँ लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाला जो है दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, देखो इनर मेम्ब्रेन ऐसे है, अरेंज होके है, क्रिस्टी प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स को इनर चैम्बर बोल दिया गया है। मैट्रिक्स के अंदर वाला पार्ट इनर चैम्ब्रेन, मैट्रिक्स के आउटर वाला पार्ट आउटर चैम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या है देखो, क्रिस्टी में कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम अरेंज होके हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजोम कैसे अरेंज्ड होके हैं वो स्ट्रक्चर दिखाया है। और आप लोग यहाँ पे अगर थोड़ा अच्छे से जूम करके देखोगे तो यहाँ पे ऐसे सर्कल्स वाले बहुत स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये लोग एक्चुअली में दे आर द सीरीज ऑफ प्रोटीन, जो मैंने अभी बताया था, सीरीज ऑफ प्रोटीन्स मिल के क्या करते हैं कि ईटीसी या ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। उसी को ही रेस्पिरेटरी चेन बोला गया है। रेस्पिरेटरी चेन इज द ईटीएस। ईटीएस के बहुत सारे नाम है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, सबका मतलब वही है कि सीरीज ऑफ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखो कि ऑक्सीजोम के बीच बीच में कैसे प्रोटीन्स लोग अरेंज्ड होकर रेस्पिरेटरी चेन या ईटीएस फॉर्म करे। इसमें से आप लोग को कॉपी में बस ए वाला और सी वाला डायग्राम ही करना है। बी वाला डायग्राम आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसमें बस देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसा हुआ है ये डायग्राम दिया हुआ है। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को। उसके बाद हम लोग ने समझ लिया, देखो और एक बार बोल रही हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग देना है, ये वाला स्लाइड्स लिखोगे आउटर मेम्ब्रेन वाला, ये डायग्राम नहीं करना है, ये बस हम समझे कैसे होता है, ये डायग्राम भी नहीं करना है। आप लोग को इसमें से ए एंड सी वाला डायग्राम करना है कॉपी में। उसके बाद आप लोग लिखोगे इनर मेम्ब्रेन, इतना तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, The number of these particles per mitochondrion is about 10,000 to 1 lakh। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10,000 से 1 लाख तक ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्सीजोम के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया बेस या F0 सब यूनिट जिसका लेंथ है 110 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद स्टॉक जिसका लेंथ 50 एंगस्ट्रॉम है, और स्टॉक का काम क्या है कि वो बेस और हेड को कनेक्ट करता है। उसके बाद हेड है जिसको हम F1 सब यूनिट बोलते हैं, उसका डायमीटर है 85 एंगस्ट्रॉम और उसके पास प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज।
That means it is acting like a ATPase and it synthesize ATP. और ATP बनता कैसे है बेटा, ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा। ATP कैसे बनता है, जब ADP प्लस IP होता है तब ATP बनता है। ADP यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP में दो फॉस्फेट्स हैं, जब ये दो फॉस्फेट के साथ और एक फॉस्फेट मिलेगा तभी तो 3 फॉस्फेट वाला ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। और ये जो हेड पार्ट है ये M साइड की तरफ रहता है। इनर मेम्ब्रेन के दो फेस हैं, M फेस, C फेस। M फेस मतलब जो मैट्रिक्स के साइड में है। तो अगर ये ऐसा मैट्रिक्स वाला स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ऑक्सीजोम ऐसे रहेंगे, मतलब ऑक्सीजोम का जो हेड पार्ट है वो M फेस की तरफ रहेगा, यानी मैट्रिक्स की तरफ मूव करके रहेगा। समझ आ रहा है ना आप लोग को इतना तक, कंप्लीट इतना तक? नेक्स्ट इज अबाउट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और उसी को हम आउटर कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। मैंने बोला मैट्रिक्स को हम इनर चैम्बर बोल रहे हैं, मैट्रिक्स के बाहर वाला हिस्सा जो है उसको हम आउटर चैम्बर या आउटर कंपार्टमेंट बोलेंगे। तो वो आउटर कंपार्टमेंट या चैम्बर एक्चुअली में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब ये स्पेस एक्चुअली में क्या होता है, तो ये नॉर्मल स्पेस है इन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ही हम पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकते हैं या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। और इसका विड्थ है 60 to 100 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज एक्सटेंडेड इनटू द इंट्राक्रिस्टल स्पेस। that this chamber intermembrane space या outer chamber जो है it is filled with a fluid containing few enzyme and store ATP molecules after its synthesis temporarily. डन। देन नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो गया इनर चैम्बर या इनर कंपार्टमेंट। क्या है, इट इज द सेंट्रल स्पेस, बीच वाला जगह है, एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विच इज अ डेंस सेमी फ्लूइड। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर या टेक्सचर कैसा रहता है, तो सेमी फ्लूइड नेचर का रहता है, डेंस रहता है। और मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, एमिनो एसिड सिंथेसिस होता है मैट्रिक्स में, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन्स सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। और ये DNA जो है वो एक्स्ट्रा DNA है, न्यूक्लियस का DNA अलग है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA बोलेंगे। RNA मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, 70S राइबोसोम रहता है एंड ग्रेन्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ATP production occur here with the aid of ATP synthase contained in the inner membrane। तो इनर मेम्ब्रेन में जो ऑक्सीजोम है, क्योंकि उनके पास ATP सिंथेज है जो कि ATP सिंथेसिस करवाते हैं, अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स ही वो जगह है जहां ATP प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। डन, समझ आ गया इतना तक? ओके, कंप्लीटेड। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंप्लीटेड। इतना तक आप लोग को डायग्राम करना है, जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी है 1 by 1 आपको सब कुछ नोट डाउन करना है। एंड विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या है, तो हम तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, कि एक तो वो पावर हाउस है सेल का, दूसरा इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है, देखो, माइटोकॉन्ड्रियन इज द मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। Although glycolysis of respiration occurs in the cytoplasm, the major energy transforming process such as TCA cycle or Krebs cycle and electron transport system occurs inside the mitochondrial। सेम चीज़ मैंने आपको वो डायग्राम में ड्रॉ करके एक्सप्लेन की है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बट जिसमें मेजर ATP बनता है यानी क्रेब्स साइकिल या ETS, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन साइट कंसिडर करा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ATP इज सिंथेसाइज्ड एट F1 सब यूनिट ऑफ ऑक्सीजोम फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजोम का जो हेड पार्ट है जिसको कि हम F1 सब यूनिट बोलते हैं, उसी में ATP सिंथेसिस होता है। और कब होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब वो सिस्टम चल रहा है तो उसमें 4 मेन कॉम्प्लेक्स रहते हैं और एक लास्ट कॉम्प्लेक्स रहता है जो कि ऑक्सीजोम ही है, और वो लास्ट कॉम्प्लेक्स यानी ऑक्सीजोम में ही ATP सिंथेसिस होता है।
डन। उसके बाद अगर आप लोग डिटेल ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब के बारे में जानना चाहते हो तो वो आप लोग के नेक्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक पूरा एक पेपर है बायोकेमिस्ट्री का जिसमें ये सब डिटेल आप लोग पढ़ोगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी जितना मैं बता रही हूँ बस उतना ही समझो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड जो दिया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिंपल इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद लास्ट में जो एटीपी फॉर्मेशन चल रहा है ऑक्सीजोम में, उसी को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बोला जाता है। और क्योंकि एटीपी बन रहा है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एटीपी मिल ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और एटीपी क्या है, तो ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। Done. Then next point. Different kinds of respiratory substrates like carbohydrate, protein, fats are mainly oxidized and degraded through mitochondria. दैट मीन्स जितने भी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सबका ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन एंड डिग्रेडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है. Krebs cycle that occurs in the matrix of mitochondrion is at the center of the metabolic pool. That means what? दैट मीन्स जब आप लोग क्रेब्स साइकिल डिटेल पढ़ोगे भी तब ये चीज़ समझोगे कि क्रेब्स साइकिल एक्चुअली में एक मेटाबॉलिक हब है, जितने भी न्यूट्रिएंट पाथवेज हैं सबको लिंक करता है क्रेब्स साइकिल, तो इसको सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे भी बोला जाता है. डन. देन नेक्स्ट फंक्शन क्या लिखा है देखो, मैटरनल इनहेरिटेंस में बी ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया विच पास फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द जाइगोट दैट कंटेन्स मेनली द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. दैट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है बेटा, तो आप लोग जब oogenesis प्रोसेस चलता है यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, उस टाइम पढ़े भी होगे कि वहाँ पे इक्वल कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, सो दैट जितना भी साइटोप्लाज्म है ओवम का वो कंप्लीटली जाइगोट के पास जा सके, उसका डिवीजन नहीं करना होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो जब oogenesis हो रहा है, ओवम फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका जितना भी साइटोप्लाज्म है वो कंप्लीटली जाइगोट के पास चला जाता है, और उसी साइटोप्लाज्म में जो ओवम का माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी जाइगोट के पास जा रहा है. दैट मीन्स सिंपल भाषा में बोलूं तो जो ऑफस्प्रिंग या बेबी के पास माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो उसके मदर का ही होता है. दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का मैटरनल इनहेरिटेंस होता है. हमको माइटोकॉन्ड्रिया अपने फादर से नहीं मिला बल्कि हमको माइटोकॉन्ड्रिया अपने मदर से मिला है. डन इतना तक. देन नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स like chlorophyll, cytochromes, steroids, alkaloids, amino acids, etc. Okay, and last point क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, ये Ca2 प्लस है, ओके, T नहीं है, प्लस Ca2 plus concentration in the cell, and Ca2 in turn regulates a number of physiological and biochemical process of the cell. दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कैल्शियम आयन को रेगुलेट भी करता है और स्टोर करके भी रखता है अपने पास. ओके, और यही कैल्शियम आयन पूरे सेल के लिए, पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. जितने भी सेल में, बॉडी में फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं सब में Ca2 प्लस यानी कैल्शियम आयन ही काम कर रहा है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि वो Ca2 प्लस को रेगुलेट करता है, इवन स्टोर भी करता है. स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन इज ऑल्सो डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज भी याद रखनी है. डन, समझ आया कि नहीं इतना तक? कंप्लीटेड, इतना ही था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. दिस इज इट, वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही है. कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड प्लीज़ आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई फॉर श्योर. ओके, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को अच्छा लग रहा है और मैं आप लोग का प्यार भी देख सकूं इस तरीके से. डन. और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस आते रहें फॉर अपकमिंग क्लासेस. एंड दैट्स इट फॉर टुडे.
Thank you. Bye and stay tuned for the next video. See you all in the next class. Bye bye.